आज के दिन में भारत किसी के बाप से नहीं डरता है। भारत ने खुलेआम पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति वाले देश के भीतर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके उसे चीर फाड़ दिया था। इतना ही नहीं, भारत ने चीन को भी कहीं का नहीं छोड़ा, कई बार उसके नाक बंद करके सबक सिखाया है। गलवान में भारतीय सैनिकों की खौफनाक मंजर को चीन कभी सपनों में भी नहीं भूल पाएगा। अपने ही लोगों से बेइज्जती के डर के कारण उसने कई महीनों तक अपने शहीदों के नाम तक को छुपाता रहा। इतना ही नहीं, चीनी सैनिकों के नाक के नीचे भारत ने अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। कुछ नहीं उखड़ पाए चीनी कमांडर। और आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि चीन के पास तो परमाणु बम है, तो फिर भारत ने ये सब कैसे कर दिया। भारत और चीन सामान्य तरीके से पूर्वी लद्दाख में पूर्व वाली यथास्थिति बहाल करने में सक्षम है, क्योंकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता रहे। ये दोनों देशों के हित में है। ये बात तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कही है। थिंक टैंक के एक कार्यक्रम में जनरल रावत ने कहा, भारत कोई भी अप्रत्याशित कदम उठाने के लिए तैयार है, जैसा कि पूर्वी लद्दाख इलाके में उसने उठाया था। हमने सभी को हमेशा तैयार रहने के लिए कहा है, चीजों को हल्के में ना ले। हम कोई भी अप्रत्याशित कदम उठाने और जवाब देने के लिए तैयार है, जैसा हमने भूतकाल में किया है, ऐसा हम भविष्य में करने में भी सक्षम है। जनरल रावत ने यह बात एक सवाल के जवाब में कही। जाहिर है, भूतकाल में उठाए कदम से उनका आशय पेंगोंग लेक इलाके में ऊंचाई वाले इलाकों में मई 2020 में रातों रात सेना की तैनाती थी। इसके बाद घुसपैठ करने वाली चीनी सेना भारतीय सैनिकों के निशाने पर आ गई थी और उसी के बाद चीन के तेवर ढीले पड़ गए थे और वहां से चीनी सैनिकों को वापस अपनी सीमा में लौटना पड़ा था। इस समय डेस्पंग समेत कुछ इलाकों में चीनी सैनिक कब्जा है और अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रहे हैं। चीन के अवैध कब्जे वाले इलाके में सामान्य स्थिति की बहाली के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में जनरल रावत ने कहा, दोनों पक्ष राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रखे। समस्या का शांतिपूर्ण निदान निकाल जाएगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सामान्य तरीके से यथास्थिति बहाल करने का यही एकमात्र तरीका है। तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS जनरल रावत ने कहा कि अगर पहले वाली यथास्थिति पैदा नहीं होती है तो जाहिर है कि अप्रत्याशित घटनाओं का खतरा बना रहेगा। इसलिए दोनों देशों को समझ लेना चाहिए कि पूर्व बल स्थिति कायम होना क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। एक अन्य सवाल के जवाब में जनरल रावत ने कहा, चीन अगर पीछे हटने के अपने वचन से मुकरता है तो भारत भी अपने इलाकों को वापस पाने के लिए सेना और संसाधन बढ़ाएगा। तो वही भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से विकसित बड़ा शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम मिल गया है। यानी अब पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशन के लिए सेना को स्वदेशी पुल मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम से छोटी नदियों और नहरों जैसे भौगोलिक बाधाओं से सेना को सुविधा मिलेगी। 10-10 मीटर के ये बड़ा ब्रिजिंग सिस्टम यानी छोटा पुल पाकिस्तान के साथ सटी पश्चिमी सीमाओं पर संचालन के लिए होगा। DRDO प्रमुख डॉक्टर G सतीश रेड्डी और सेना प्रमुख MM नरवणे की मौजूदगी में सेना को ये सिस्टम सौंपा गया। कोर ऑफ इंजीनियर्स में 492 करोड़ रुपए की लागत से पहले 12 स्वदेशी शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम को विकसित किया गया है। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि शॉर्ट ब्रिजिंग सिस्टम के जरिए किसी भी बाधा को दूर किया जा सकता है। ये पानी में 70 टन तक ले जाने में सक्षम है। कोर ऑफ इंजीनियर्स की मौजूदा ब्रिजिंग क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। सेनाध्यक्ष नरवणे ने बताया, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ ये पहला और सफल कदम है। इसको बनाने वाले सभी लोगों की सराहना करता हूँ। इस सिस्टम को सेना में शामिल होने से और ताकत बढ़ेगी। सेना में सिस्टम शामिल होने के बाद DRDO प्रमुख डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने कहा कि DRDO और सेना की मदद से ये प्रणाली विकसित की गई है। फिलहाल कोलार में इसका ट्रायल चल रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। इसके लिए आगे की तैयारियों और विचार चल रहा है। तो वही दुनिया में इस्लाम का ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे तुर्की और पाकिस्तान को अमेरिका ने जबरदस्त झटका दिया है। अमेरिका ने उन्हें चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट CSPA की लिस्ट में शामिल कर लिया है। सूची में 15 देशों के नाम CSPA की लिस्ट में शामिल करने के बाद इन दोनों देशों पर अमेरिकी मिलिट्री एड और UN के शांति अभियानों में भागीदारी का रास्ता रुक सकता है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने बच्चों को युद्ध के मैदान में झोंक देने वाले देशों की सूची जारी की है। इस सूची में कुल 15 देशों के नाम शामिल है। द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों में अफगानिस्तान, म्यांमार, कांगो, ईरान, लीबिया, माली, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया, साउथ सूडान, सीरिया,
तुर्की, वेनेजुएला और यमन के नाम शामिल है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने वर्ष 2010 में इस प्रकार की लिस्ट बनानी शुरू की थी। उसके बाद से कंगो, सोमालिया और यमन हर बार इस सूची में शामिल किए जाते रहे हैं। तुर्की, पाकिस्तान पहली बार शामिल। अमेरिका ने पहली बार इस सूची में तुर्की और पाकिस्तान को भी शामिल किया है। दोनों देशों के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। इस लिस्ट में शामिल होने के बाद अमेरिका इन दोनों देशों को मिलिट्री एड रोक सकता है, साथ ही किसी पीस कीपिंग मिशन में उनकी भागीदारी पर भी रोड़ा अटका सकता है। अमेरिका ने कहा कि ये सूची 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक विभिन्न देशों के सशस्त्र बलों का अध्ययन करने के बाद तैयार की गई है। इसमें देखा गया कि किन देशों ने अपनी सेनाओं, पुलिस, सुरक्षा बलों या सरकार समर्थित सशस्त्र समूहों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया या शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। लिस्ट में शामिल देशों पर यह प्रतिबंध। सूत्रों के मुताबिक CSPA सूची में शामिल होने वाले देशों के अमेरिका अपने यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग, वित्तीय सहायता, हथियारों की खरीद और पीस कीपिंग ऑपरेशनों से प्रतिबंध कर सकता है। प्रतिबंधित सूची में शामिल किए गए देशों पर यह बैन अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगा। हालांकि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे तो इस सूची में शामिल कुछ खास देशों को छूट दे सकते हैं। अमेरिकी कदम से भारत को राहत, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की अब अमेरिका की इस बैन लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इसलिए उनके लिए अगले साल तक अमेरिका से वित्तीय सहायता, हथियार या मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। अमेरिका का ये कदम भारत के लिए राहत वाला माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका ने सख्ती से बैन पर अमल किया तो पाक परस्त आतंकवाद पर इसका असर देखने को मिल सकता है। ताइवान को लेकर चीन के साथ जंग के मंडराते खतरे को देखते हुए अमेरिका और जापान एक गुप्त युद्धाभ्यास और सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। यह अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है कि जब चीन के आक्रामक व्यवहार को लेकर पूरे इलाके में चिंता बढ़ी हुई है। अमेरिका और जापान के सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन के अंतिम चाल में चीन के साथ संभावित संघर्ष को लेकर गंभीरता पूर्वक योजना बनानी शुरू कर दी थी। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने इस सैन्य अभ्यास से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा कि ये सीक्रेट अभ्यास दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चल रहा है। वर्ष 2019 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चीन की ओर से ताइवान और सेनकाकू द्वीप समूहों को लेकर बढ़ते खतरे को देखते हुए सैन्य प्लानिंग को व्यापक रूप देने का फैसला किया था। चीन के खिलाफ सैन्य तैयारी का यह सिलसिला दोनों देशों में नेतृत्व में बदलाव के बाद भी जारी है। अमेरिका और जापान की टेंशन उस समय बढ़ गई जब चीन ने बड़े पैमाने पर अपने फाइटर जेट और बम्बर को ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में भेज दिया। गत 15 जून को चीन के 28 फाइटर जेट ताइवान के क्षेत्र में घुस गए थे। यही नहीं, चीनी नौसेना, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी इन दिनों जापान के सेनकाकू द्वीप समूह के पास काफी सक्रिय हो गए हैं। इस द्वीप पर चीन और ताइवान दावा करते हैं, लेकिन इसका प्रशासन जापान के पास है। चीन लगातार जोर देकर कहता रहा है कि वे ताइवान का चीन के साथ एकीकरण चाहता है। चीन ने कहा है कि वे शांतिपूर्ण एकीकरण चाहता है, लेकिन उसने ताइवान पर कब्जा करने के लिए ताकत के इस्तेमाल को खारिज नहीं किया है। एक अमेरिकी विशेषज्ञ रैंडी स्टरीवर कहते हैं कि कई तरीके से चीनी सेना ने अमेरिका और जापान को ताइवान पर नई सोच के लिए साथ ला दिया है।